गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के अर्थशास्त्र का सेकेंड पार्ट जो है भारतीय आर्थिक विकास। उसका हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड, है ना। इसमें भारत में योजनाबद्ध विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि 1950 से 1999 के बीच क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को। और इस क्लास को ध्यान से देखिए, ये आपके सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी एमपी बोर्ड के लिए आपको ये काम करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को अनेक आर्थिक, सामाजिक और संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने नियोजित विकास का मार्ग अपनाया। वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई और 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, गरीबी हटाना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तो क्या हुआ कि जैसा अपना देश आजाद हुआ, उसके बाद लोगों ने सोचा कि अपने देश का विकास कैसे किया जाए। सरकार ने सोचा अपने देश का विकास कैसे किया जाए, तो उसने क्या किया कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना की, जिसमें ऐसा होता है योजना आयोग में कि एक प्लान किया जाता है कि आगे हमको क्या करना है। योजनाएं का ये काम रहता है। ठीक है, इसी के तहत पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई जो 1951 से चलाई गई, है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास करना, गरीबी को हटाना और देश को आत्मनिर्भर बनाना, है ना। तो ये इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में, थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में, है ना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। क्या है पंचवर्षीय योजना? इसके माध्यम से अपने देश का आर्थिक विकास संभव हो पाया है। ठीक है, और ये आप लोग को ये भी पता है कि ये 2014 में इसको हटा दिया गया था, मतलब 12 ही पंचवर्षीय योजनाएं चल पाई थी। उसके बाद से नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो देखते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना एक 5 वर्ष की, मान लीजिए एक 5 वर्ष की एक योजना होती है। मतलब क्या किया जाता है, इसमें प्लान किया जाता है कि 5 साल के अंतर्गत हमको क्या क्या करना है। जैसे कि बोल दिया जाए कि हम लोग 5 साल के अंतर्गत क्या करेंगे, गरीबी पे काम करेंगे कि गरीबी कम हो, बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे, मतलब और उद्योगों को बढ़ाने का काम करेंगे, ज़्यादा विस्तार हो, कृषि में अच्छा उत्पादन हो, इस पे वर्क करेंगे, है ना, इस तरीके से। तो देख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के आखिर उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास मतलब समझ रहे हो, पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा आर्थिक विकास, मतलब कि सभी क्षेत्रों में जो है आर्थिक तौर पे विकास करना। जैसे उद्योगों का विकास करोगे तो आर्थिक विकास होगा, कृषि का अच्छा उत्पादन होगा तो आर्थिक विकास होगा, परिवहन साधनों का विकास में आर्थिक विकास होगा, है ना। तो इन सब के विकास पे ये बल देता है। ठीक है, सेकंड है गरीबी उन्मूलन। और पंचवर्षीय योजना का प्रमुख जो दूसरा उद्देश्य था वो था गरीबी को हटाना। अब गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है? हाँ, गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है? कृषि में अच्छा उत्पादन करके गरीब किसान अच्छे किसान बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, है ना। उद्योगों को बढ़ावा देकर जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके, शिक्षा को बढ़ावा देकर जिसमें लोग क्या हो, शिक्षित हो जाएं और अपना खुद का काम स्टार्ट कर सके, है ना। इस तरीके से आप गरीबी हटा सकते हैं। ठीक है, ये इसकी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब समझ रहे हो क्या? देश को आत्मनिर्भर बनाना, मतलब अब हर क्षेत्र में खुद पे निर्भर रहे, दूसरे पे निर्भर न रहे, वो होता है आत्मनिर्भरता। जैसे मैं हूँ, तो मेरा क्या है कि मैं अगर जिस दिन खुद से कमाने खाने लगूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, आत्मनिर्भर हो जाऊंगा, मतलब अपना खुद का कमा रहा हूँ, खुद का खा रहा हूँ, दूसरे से मांगने नहीं जा रहा। ये होता आत्मनिर्भरता। जैसे अपने भारत देश की बात किया जाए तो भारत देश क्या है कि इसमें अगर कृषि अच्छे से उत्पादन किया जाए तो चावल, गेहूं, अनाज वगैरह पर्याप्त मात्रा में हो जाए, देश की सभी जनता खा ले आराम से और कुछ बेच भी दे, है ना। वो चीज होता है आत्मनिर्भरता, मतलब मैं अपने आप में निर्भर हूँ और साथ ही मैं अगर किसी को दूसरे की जरूरत हो तो उसको दे भी दूँ। ठीक है, बात करते हैं बेरोजगारी कम करना।
पंचवर्षीय योजना का जो चौथा मुख्य उद्देश्य रहा है वो है बेरोजगारी को कम करना। आप लोग देखेंगे कि बेरोजगारी को हटाकर ही गरीबी को कम किया जा सकता है। जैसे कि अभी कोई व्यक्ति बेरोजगार है ना, वो बेरोजगार है तो उसको क्या करेंगे, काम दिलाने का प्रयास करेंगे। ये कैसे दिलाया जा सकता है, उद्योगों को बढ़ावा देकर, है ना, ये ऐसा पॉसिबल है। तो बेरोजगारी को कम करने का इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। उसके बाद सामाजिक न्याय। समाज में फैले बहुत क्रूरता जो जैसे कि बहुत सारी हैं, जैसे सती प्रथा वगैरह वगैरह, समाज में क्या है कि जातिवाद, इन सबको माना जाता है, जिससे समाज में काफी मतभेद फैला हुआ है। तो समाज में इन सब की लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है, तो इन सबको निपटाने के लिए एक न्याय की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है ना, सामाजिक न्याय को प्राप्त करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। और इसमें क्या रहा पंचवर्षीय योजनाओं में कि कुछ लंबी अवधि की योजना, मतलब पंचवर्षीय योजना तो 5 वर्षीय योजनाएं थी, लेकिन बीच बीच में क्या हुआ कि 5 वर्षीय योजनाएं भंग हो जाने की वजह से अनुअल भी प्लान्स भी चलाए गए, मतलब वार्षिक योजनाएं भी चलाई गई बीच बीच में। ठीक है, तो देखते हैं इन पांचों पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में थोड़ा सा। इसके पहले जो भी उद्देश्य देख चुके हैं, इस थोड़ा सा उपलब्धियां देख लेते हैं, है ना, इसकी विशेषताएं, योजना और विकास की विशेषताएं देख लेते हैं क्या है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं पे। ठीक है, तो देखते हैं योजनाबद्ध विकास की विशेषताएं। योजनाबद्ध मतलब समझ रहे हो क्या, पहले से प्लान करके। जैसे हम लोग करते हैं ना कि आज हम लोग यहाँ घूमने जाना है, मान लीजिए हम लोग को जाना है कहाँ, कश्मीर जाना है, तो उसके लिए पहले प्लान करना पड़ता है कि कैसे जाना है वहाँ पे, उसका रूट क्या होगा, उसके लिए पहले टिकट बुक करवाना पड़ेगा, क्या क्या सामान ले जाना पड़ेगा, है ना, तो सब पहले प्लान किया जाता है, कितने खर्च लग जाएंगे, है ना, तो उसके लिए पहले प्लान करना पड़ता है। उसके हिसाब से जैसे सामान लेके जाओगे वहाँ पे और उसके हिसाब से पैसे लेके जाओगे, तब तो हो पाएंगे ना। इसी प्रकार ये भी है, योजनाबद्ध विकास का मतलब है कि पहले से प्लान करके उस चीज को विकास किया जाए। ठीक है, तो इसकी प्रमुख विशेषता है सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, भारी उद्योगों, आधारभूत ढांचे और रक्षा क्षेत्र में सरकारी निवेश। सार्वजनिक क्षेत्र को आर्थिक विकास का इंजन भी माना गया है। तो क्या बोला जा रहा है कि योजनाबद्ध विकास की जो प्रमुख विशेषता है वो है सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। मतलब कि जो योजना आयोग है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रमुख रूप से सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, जैसे कि भारी उद्योगों का विकास किया जाना, आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जाना, रक्षा क्षेत्र में जैसे आर्मी वगैरह का, है ना, उसमें शस्त्रों वगैरह का निवेश करना, है ना, इस तरीके से। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र को क्या बोला जाता है, आर्थिक विकास का इंजन भी बोला जाता है। ठीक है, सेकेंडरी है औद्योगिकरण की रणनीति। इसकी जो दूसरी प्रमुख विशेषता रही है औद्योगिकरण की रणनीति, मतलब उद्योगों का भारी मात्रा में विकास करना, है ना, उद्योगों को बढ़ावा देना ताकि बेरोजगारी खत्म हो सके, है ना, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधर सके। ठीक है, तो 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव इसी के तहत लाया गया ताकि उद्योगों का बढ़ावा मिल सके। भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया, है ना, उपभोक्ता वस्तुओं के बजाय पूंजीगत वस्तु पर बल दिया गया। इस औद्योगिकरण नीति के तहत क्या किया गया कि बड़े बड़े उद्योगों पर ज्यादा बल दिया गया। ठीक है ना, क्या है कि अगर लोहा इस्पात उद्योग हम लोग मान लीजिए स्थापित करते हैं, तो उससे क्या होता है, लोहा इस्पात उद्योग से और भी छोटे मोटे उद्योग उसके सहारे चलने लगते हैं। लोहा इस्पात उद्योग मतलब लोहा बनाता है वो, और लोहा से क्या क्या बनता है, मान लीजिए दरवाजा खिड़की वगैरह बनाने वाले छोटे उद्योग चल रहे हैं उधर। हाँ, बहुत सारे ऐसे उद्योग बन सकते हैं, है ना, लोहे से रिलेटेड। फिर सेकंड जो इसकी विशेषता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया है अपने भारत का। आप लोगों को पता ही है कि जो भी उद्योग होते हैं वो मिश्रित होते हैं। आज जैसे आप लोग सुने होंगे एनसीएल, एनसीएल क्या है, पूर्णतः सरकारी नहीं है, ये मिश्रित है। इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप है, साथ में निजी उद्योगों का भी, है ना। इस तरीके से यहाँ पे मॉडल को अपनाया गया है ताकि जो पूंजीपति हैं वो मनमानी ना करें, है ना। इसके लिए सरकारी नियंत्रण के साथ निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई है। अपने भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा किया गया है कि सरकार के नियंत्रण के साथ ही निजी क्षेत्र को भी अनुमति दे दी गई है। मतलब कि आप अकेले भी चला सकते हो, साथ में सार्वजनिक, मतलब उसमें फिर भी सरकार का हस्तक्षेप रहता ही है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख विशेषता रही।
नेक्स्ट देखते हैं कि लाइसेंस परमिट राज। और एक प्रमुख विशेषता यह है कि लाइसेंस जो है निजी उद्योगों को स्थापित करने और विस्तार के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो कि किसके नियंत्रण में होता है? सरकार के नियंत्रण में होता है ना? इससे उद्यमशीलता पर नियंत्रण और भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार में वृद्धि का क्या कारण है? लाइसेंस, जाओ आप मान लो कोई उद्योग स्टार्ट कर रहे हो, उसको लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, तो आप जाओगे सरकारी क्या बोलते हैं, ऑफिस में, तो वहाँ क्या करते हैं? भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैलने लगता है। क्या करते हैं लोग? घूस ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, उसके बाद काम कर देते हैं, है ना? तो ऐसा अच्छा चीज नहीं है। ठीक है। सेकेंड, लास्ट है आयात प्रतिस्थापन रणनीति। विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, उच्च आयात शुल्क, कोटा प्रणाली और विदेशी मुद्रा नियंत्रण। तो इसका पांचवा जो प्रमुख विशेषता है वो है विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा देना, यानी कि आयात प्रतिस्थापन रणनीति। इसका क्या मतलब है? कि कम से कम आयात किया जाए, निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, है ना? ये कैसे संभव है? कि जब आप अपने स्वदेशी वस्तुओं को ज्यादा बढ़ावा देंगे, ज्यादा मतलब उनका यूज करेंगे, तो उधर से वस्तु मंगाने की क्या आवश्यकता है? इस तरीके से आप आयात प्रतिस्थापन रणनीति बना सकते हैं। मतलब कि आयात कम करके निर्यात ज्यादा करके, है ना? ये कैसे संभव है? आप उच्च आयात शुल्क लगा दीजिए, विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण लगा दीजिए, इसके माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि योजनाबद्ध विकास के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना के हमने उद्देश्य देख चुका है, हम लोगों ने उद्देश्य देख चुका है कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। क्या क्या है प्रमुख उद्देश्य? इसके प्रमुख उद्देश्य है आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन, है ना, बेरोजगारी को कम करना, हाँ, इस तरीके से। ठीक है, प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं देख लेते हैं। टोटल कितने पंचवर्षीय योजनाएं चली? 12। कितने? 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय जो योजना चली है वो 1951 से 1956 के बीच चली है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जो रहा है वो है कृषि, सिंचाई, सामुदायिक विकास। मतलब कृषि का विकास करना, साथ में सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराना, साथ ही सामुदायिक विकास करना। ठीक है, जो दूसरी योजना 1956 से 1961 तक चलती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य रहा है औद्योगिकरण, साथ में भारी उद्योगों की स्थापना। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड योजना की। जो तीसरी योजना है वो 1961 से 1966 के बीच चली है, जिसका प्रमुख उद्देश्य रहा है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, साथ ही कृषि और उद्योग को संतुलन बनाना। क्या होता है कि कृषि के बिना भी उद्योग, क्या है कि कुछ जैसे उद्योग, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, उसमें कच्चा माल क्या लगता है? कपास लगता है। तो किससे आता है? कृषि से आता है। तो इन दोनों के बीच में तालमेल बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। उसके पहले जो होता है कि योजना अवकाश लग जाता है 3 साल का, जिसको एनुअल प्लान बोलते हैं। एक एक साल का एनुअल प्लान चला था, है ना? तो उसमें क्या हुआ था कि उस टाइम पे युद्ध जैसे हो गए थे ना, 1965 में, आप लोग पता है भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, जिसकी वजह से ये प्लानिंग जो है, 5 ईयर प्लानिंग, ये रद्द कर दिया गया था। उसके बजाय एक एक साल का प्लान कर दिया गया, अवकाश हो गया था योजना का। ठीक है, ये 1966 से 1969 के बीच में क्या था? योजना का अवकाश था। ये किसकी वजह से हुआ था? ये युद्ध और सूखा की वजह से हुआ था। ओके, अब देखते हैं चौथी योजना। चौथी योजना जो है वो है 1969 से 1974 के बीच चली है। ठीक है, जिसमें प्रमुख उद्देश्य रहा है स्थायित्व और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। ठीक है, बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो चली है 1974 से 1979 तक, जिसमें प्रमुख उद्देश्य रहा है गरीबी को हटाना, साथ ही आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो छठी जो पंचवर्षीय योजना है ना, छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें हम लोग, तो छठी पंचवर्षीय योजना कब चली? 1980 से 1985 के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना चली।
इसका प्रमुख उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, साथ ही उत्पादकता और तकनीकी पर जोर देना। ठीक है। सातवीं प्लानिंग की बात करें, सातवीं पंचवर्षीय योजना की, तो 1985 से 1990 के बीच रही है। ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य था आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, साथ ही निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का समन्वय। उसके बाद क्या होता है कि वार्षिक योजनाएं चलाई जाती हैं 2 वर्ष की, 1990 के बाद, जिसके प्रमुख उद्देश्य रहता है आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना, साथ ही शासन परिवर्तन के कारण योजना बाधित न हो, इसका प्रयास करना। ओके। अब बात करते हैं 8th पंचवर्षीय योजना की। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसका प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत। उसमें एलपीजी की शुरुआत होती है, मतलब समझ रहे हो आप लोग, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, एलपीजी रिफॉर्म्स। यह कब होता है? 1992 से 1997 तक। ओके। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और भी। नाइन्थ प्लान अपना जो नाइन्थ प्लान है 1997 से 2002 के बीच में है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है समान विकास, गरीबी और रोजगार पर बल देना। गरीबी पर बल नहीं देना, गरीबी को हटाना। ठीक है। रोजगार पर बल देना। ओके। लोग ये मत सोच लेना कि गरीबी पर बल देना, रोजगार पर भी बल देना, ऐसा नहीं कर रहे हैं आप लोग। ऐसा इसमें ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है। गरीबी को हटाना और रोजगार पर बल देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है। बात करते हैं 10th प्लान यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 2002 से 2007 के बीच में यह योजना रही। इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है कि जीडीपी का जो है वो 8% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, साथ ही मानव विकास पर फोकस किया गया था। ठीक है। 11th प्लान की बात करें तो यह 2007 से 2012 के बीच चला, जिसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो रहा समावेशी और सतत विकास, और साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य में भी ग्रोथ करने की प्रयास किया गया। ठीक है। और 12th योजना की बात करें तो ये 2012 से 2017 तक का था। इसका प्रमुख उद्देश्य था तेजी से समावेशी और सतत विकास, इसका थीम रहा, और साथ ही यह 8% की औसत वृद्धि दर का लक्ष्य है। ठीक। लेकिन ये जो पंचवर्षीय योजना है वो पूरा नहीं चला, क्योंकि इसके बाद ही नीति आयोग की स्थापना कर दिया गया था 2015 में, है ना। तो हम लोगों ने देखा इसके बारे में, तो देखते हैं इसके कुछ उपलब्धियां क्या क्या, आखिर इसकी वजह से उपलब्धियां प्राप्त हुई, है ना, इस योजना विकास की वजह से, योजनाबद्ध विकास की वजह से। ठीक है। तो देखते हैं इसकी प्रमुख उपलब्धियों की बात करते हैं। तो क्या हुआ कि कृषि में हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवोल्यूशन। आप लोग पढ़े हो क्या? क्या होता है ग्रीन रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? मतलब कि कृषि क्षेत्र में अत्यधिक विकास, है ना, अत्यधिक उत्पादन, क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसकी प्रमुख उपलब्धियां रही है, क्योंकि योजना पंचवर्षीय योजना का पहला ही पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है कृषि में अत्यधिक विकास, साथ ही सिंचाई में सुधार करना। तो ये काफी अच्छा हुआ। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि खाद वगैरह का भूमि सुधार का कार्यक्रम चलाया गया, जिसकी वजह से कृषि में अत्यधिक उत्पादकता में वृद्धि होगी। लेकिन ये पूरे तरीके से नहीं हो पाया है, ये खास तौर से उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा हुआ है। ठीक है। आधारभूत ढांचे का विकास, सेकेंडरी जो इसकी प्रमुख उपलब्धियां है कि आधारभूत ढांचे का विकास हुआ, जैसे परिवहन साधनों का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये सब का काफी मात्रा में विकास हुआ है। रेल परिवहन, जैसे सड़क परिवहन की बात करें, हवाई परिवहन की बात करें, जल परिवहन की बात करें, या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कॉलेजों का निर्माण हुआ, स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पतालों का बहुत सारा निर्माण हुआ, कम्युनिकेशन में संचार क्षेत्र वगैरह का भी बहुत, मतलब कि काफी चीजें विकास हुआ इस टाइम पे। ठीक है। औद्योगिक आधार की स्थापना, जैसे कि हम लोगों ने देखा पंचवर्षीय योजना का सेकेंड वाला जो है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना, उसमें प्रमुख उद्देश्य रहा उद्योगों का विकास, है ना। तो उद्योगों की विकास पे बहुत बल दिया गया। ठीक है। और खास तौर से भारी उद्योगों पर। ठीक है ना। बात करते हैं 4th, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति। इस योजना काल की अवधि में काफी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी विकास हुआ। बात करते हैं कि पोखरण का जो हुआ था, है ना, कब हुआ था वो? बताइएगा हम लोग कमेंट करके। पोखरण, अब मूवी भी आई है इस पे, जॉन अब्राहम की, उन्होंने देखा हो। तो उस टाइम पे तकनीकी विकास काफी
प्रगति से हुआ, क्योंकि योज प्लान करके किया जा रहा था हर चीज। तो हम लोगों ने देखा 4 पॉइंट्स की योजनाबद्ध विकास की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। कृषि में विकास हुआ, उद्योगों में विकास हुआ, बेरोजगारी रोजगारी बेरोजगारी में कमी आई, आप लोग ये सब बता सकते हो, ठीक है। और इसकी विफलताएं क्या रही। विफलताओं की बात करें तो बेरोजगारी में अपेक्षित कमी नहीं, यानी कि बेरोजगारी की जितना हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कमी हो जाए, उतनी हुई नहीं। क्योंकि आप लोग देखोगे कि कोई भी देश यदि 200 साल तक औपनिवेशिक मतलब कि गुलाम बना के रखा गया है उसको, तो इतना जल्दी कहाँ से उभर जाएगा। उभरते टाइम तो लगेगा ना। इसलिए पंचवर्षीय योजना चलाया गया। पंचवर्षीय योजना भी भाई इतना जल्दी तो हो नहीं सकता, इतनी बड़ा देश है, इतना बड़ा, इतनी जनसंख्या है, तो कहाँ इतना जल्दी पॉसिबल है। लेकिन फिर भी प्रयास किया गया, बेरोजगारी में थोड़ी बहुत कमी आई, लेकिन जितना अपेक्षा थी उतना नहीं हो पाया, ठीक है ना। गरीबी उन्मूलन में आंशिक सफलता, बात वही है कि भाई इतने दिन तक रहा, गुलाम रहा, तो इतना जल्दी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। प्रयास किया जा रहा है ना, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, लेकिन उतनी सफलता प्राप्त नहीं मिल पाई। मतलब थोड़ी बहुत गरीबी हटाया जा सका है, पूरी गरीबी को नहीं हटाया जा सका। सरकारी नियंत्रण से भ्रष्टाचार एक बात और हो गई। पंचवर्षीय योजना या लाइसेंसिंग नीति की वजह से भ्रष्टाचार फैल रहा है। सरकारी जो है हर चीज को सरकार नियंत्रण कर रहा है। तो क्या करता है कि जब लोग वहां पे जाते हैं तो सरकार जो जो भी करो सरकार की परमिशन से करो। सरकार लोग पैसा वसूलते हैं। तुम लोग देखते हो करप्शन में पुलिस वाले के पास जाते हो, एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है तो बोलता है 200-300 रुपए लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ पैसा फीस लगता नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे ले लिए जाते हैं। क्या करोगे, उनके हाथ में है हर चीज, है ना। आदमी दे भी देता है। बात करें फोर्थ जो विफलता रही, निजी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता नहीं बन पाई, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया है ना। इसकी वजह से क्या हुआ कि हर चीज में सरकार का हस्तक्षेप होता है, जिसकी वजह से निजी क्षेत्र में उतना अधिक विकास नहीं हो पाया। लाइसेंस राज से विकास की गति धीमी रही। मैंने बताया कि कोई भी कार्य करने जाओ उसके पहले आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई भी उद्योग की स्थापना करोगे उसके पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो लाइसेंस की गति जो है बहुत धीमी है और इसमें करप्शन चलता है, जिसकी वजह से भी उतना विकास नहीं हो पाया, ठीक है। 1950 से 1990 की योजनाबद्ध विकास नीति ने भारत में बुनियादी आर्थिक ढांचे की नींव रखी, लेकिन कई क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत इसी पृष्ठभूमि में हुई। अब 1991 के जो सुधार की बात करते हैं, 1991, यही से होता है आपका एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन मतलब समझ रहे हो क्या। उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है, हाँ। पूंजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है ना। इन सब के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उदारीकरण क्या होता है, पूंजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, 1991 के रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। आप लोग क्लास को अच्छे से देखिए और पढ़ाई करिए, साथ में अपने बुक्स को पढ़िए, तभी आपसे अच्छे से बन पाएगा। क्लास के साथ बुक पढ़ना बहुत ही आवश्यक है ना। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके।